नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परमीश। वक्फ बिल के पास होते ही सभी मुस्लिम सांसद एकजुट हो गए हैं। दरअसल वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन से पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पर कहा है कि वक्फ बिल पर लोकसभा में सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों पार्टियां एक्सपोज हो गई। वहीं विपक्ष ने इस बिल को मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने की रणनीति करार दिया। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो इस वक्फ बिल को रद्द करने के लिए संशोधन लाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही वक्फ कानून को रद्द कर देंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों वक्फ बिल पर एकजुट हो रहे हैं मुस्लिम सांसद? कैसे वक्फ बिल ने मुस्लिम तुष्टीकरण की निकाली हवा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। वक्फ बिल तो पास हो गया, कानून की शक्ल भी अख्तियार कर लेगा, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम सांसदों के बयान आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? देखिए, ये बयान देना चाहिए इन लोगों को, यही तो माहौल तैयार करते हैं। जो राजद के नेता अभी मनोज झा ने बोला कि माहौल चेंज हो गया है पूरे हिंदुस्तान का, तो माहौल चेंज कौन कर रहा है? ये मुस्लिम सांसद कर रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हो, अपनी विचारधारा अपने पास रखो, पार्टी की विचारधारा के अनुसार चलो और उस विचारधारा के आधार पर संसद में संघर्ष करो। आप धर्म की राजनीति कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि धर्म की राजनीति सांप्रदायिकता पैदा करती है, इससे माहौल खराब होता है। ये अगर नीतीश कुमार ने समर्थन किया इस बिल का, तो वो आगे देख रहे हैं कि बिहार के चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार सांप्रदायिक हो गए क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन किया। नीतीश कुमार उस समय बहुत बेहतर आदमी थे, सेकुलर नेता थे। जब पीएम के तौर पर मोदी के नाम जब आगे बढ़ा था तो उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया था। उस समय नीतीश कुमार बड़ा सेकुलर लीडर थे और उसके बाद जब नीतीश कुमार को लगा कि अब मोदी के बिना राजनीति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता तो लालू प्रसाद का साथ छोड़ दिया। उस समय नीतीश कुमार फिर से सांप्रदायिक नेता हो गए। ये आपका स्टैंड जो होता है वो कम से कम दोहरा चरित्र दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। क्या कर रहे हो? जिस तरीके से अली अनवर ने पार्टी छोड़ी थी, राज्यसभा सांसद था, आज भटक रहा है इधर उधर, राज्यसभा फिर से जाने के लिए राहुल गांधी का पैर चाट रहा है, तलवे चाट रहा है। तो अगर हिम्मत है तुम लोगों के अंदर, तो फिर नीतीश कुमार जब फिर से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बनाए थे तो उसी समय तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन क्यों बनाए। जिस तरीके से उस समय जब पीएम मोदी के साथ फिर से गठबंधन नीतीश कुमार ने किया था, कुछ नेताओं ने साथ छोड़े थे, जिसको लग रहा था कि अब रिटायरमेंट का एज हो गया, अब अंतिम समय में हम एक अलग से मानदंड स्थापित करें कि नहीं भाई, हम अपने स्टैंड पर कायम रहे। उसमें शरद यादव भी थे। लो, शरद यादव बाद में ये समाजवादी करते हुए राज्यसभा जब उनकी खत्म हुई तो उस समय वो अपने बंगले पर कब्जा के लिए सारे तिकड़म भिड़ा लिए कि नहीं, कुछ दिन और मोहलत देना चाहिए। अंतिम समय में फजीहत हो गई। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से थे और वो कोऑर्डिनेटर भी रहे थे एनडीए के, लेकिन मोदी के साथ नहीं। मोदी के साथ क्यों नहीं? क्योंकि एक बार नाम आ गया कि गुजरात दंगे में उनकी भूमिका इन लोगों ने तैयार की, कि उनकी भूमिका ड्यूबियस रही है, इन लोगों ने तैयार की। तो क्या उस हर पार्टी के साथ जिसके मुख्यमंत्री हुए और उनके समय में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए या सिख दंगे हुए, एंटी सिख दंगा हुआ, ये सारे दंगों में उस समय के नेता या उस पार्टी के साथ इन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पर संबंध तोड़ लिया। 2012 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, अखिलेश यादव का चरित्र क्या था? अखिलेश यादव ने कौन सी भूमिका निभाई मुजफ्फरनगर दंगे में? या तो आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने हिंदुओं के साथ धोखा किया, जितने पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, हिंदुओं को गिरफ्तार करते रहा। पहली कार्रवाई अखिलेश यादव ने गलत की जब 2 हिंदू युवक को सरेआम दौड़ाकर पीटकर मार दिया गया। किस बात के लिए? तुमने आरोप लगा दिया लड़की से छेड़खानी की गई है, तो तुम्हें चाहिए था कि कंप्लेन करो, थाने में जाओ। उन 2 लड़कों को तुम सरेआम सड़क पर मार दोगे। उसके बाद क्या किया गया?
उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो मर्डर था, उसके बदले आप दूसरे पक्ष को ही गिरफ्तार कर रहे हो। दंगे फसाद हुए तो अखिलेश यादव के साथ आज राहुल गांधी या फिर सारे मौलाना मौलवी बैठकर क्या कर रहा है? उस समय तो बड़े दंगा का आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव ने कितनी बार क्या किया? भागलपुर दंगा बिहार में हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, जेल खोल दिए गए थे, जेल में से निकल कर जाकर मर्डर किया जा रहा था। 10-10 साल बाद कंकाल निकले। उस समय आपकी भूमिका क्या थी? ये राजीव गांधी जिसने एंटी सिख राइट के समय में कहा था कि भाई एक पेड़ गिरता है, विशाल पेड़ गिरते हैं तो धरती हिलती है, और सारे अभी भी उसके नेता, ये सज्जन सिंह, ये जगदीश टाइटलर, अभी सजा मिल रही है। तो उस समय कांग्रेस की भूमिका क्या थी? ये मौलाना क्या कर रहा है उसके साथ? या देश में जितने दंगे हुए 90% दंगे तो कांग्रेस की सरकार के समय में हुए, उसके साथ बैठकर क्या कर रहे हो? तो तुम लोगों ने अछूत करार दे दिया गुजरात गुजरात गुजरात। ये गुजरात दंगा एक पॉलिटिकल मुद्दा था जो कांग्रेस ने उठाया, और कांग्रेस ने इसको इनकैश करने की कोशिश की, मोदी को फ्रेम करने की कोशिश की, और उसके बाद आज ये लोग कह रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार सांप्रदायिक हो गए, सेकुलर नहीं रहे। लेकिन जो अब तक विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करता आया है, क्या वक्फ बिल के बाद ये खत्म हो जाएगी? देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आगे भी करेगा ये, और तब तक करेगा जब तक हिंदू इसका जवाब नहीं देगा। अभी तक जवाब नहीं दिया, अभी तक पूरी तरह जवाब नहीं दिया। ये हिंदू जवाब तब दिखाई पड़ेगा जबकि ये सारे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों को जो वोट मिलेंगे उसका वोट परसेंटेज होगा 14%, 15%, 17%। ये जो बार बार कहा जाता है हिंदू एक हो गए, हिंदू ध्रुवीकृत हो गए, महाराष्ट्र में हिंदुओं ने दिखा दिया, अभी कहां दिखाया? ये 50% वोट आएगा। जब हिंदू दिखाएगा तो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 70% से ज्यादा, सीटें 80%। अभी तो थोड़ा दिखाया है, और थोड़ा दिखाया तो क्या हुआ? 24 सांसद बचे हैं मुस्लिम सांसद लोकसभा में जी। ये 2.4 हो जाएगा। उन्हीं जगहों से जीत कर आएगा जहां 70-60% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी जैसे लोग आ जाएंगे। अपनी जगह तो वो सुरक्षित किए हुए हैं, वो पूरा इस्लामिक किलाबंदी किए हुए हैं कि वहां पर दूसरे जाएंगे नहीं, हम जितना भी हंगामा क्रिएट करते रहे। ये कहता है इमरान मसूद दंगा फसाद करने वाली राजनीति। ये कौन कर रहा है दंगा फसाद? भ्रम पैदा तुम लोग कर रहे हो। एक संसद में कानून है, कानून आया, तुम समर्थन करो, विरोध करो, तार्किक तरीके से तुम उसके खिलाफ बोलो कि ये प्रावधान है। तुम बात कर रहे हो वक्फ बोर्ड की, और वक्फ बोर्ड संशोधन, ये वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान तुम क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टारगेट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम विरोधी है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। किस आधार पर कह रहे हो? आधार तो तुम्हें होना चाहिए। कहीं भी एक्सीडेंटल 4 लोग जो एक चोर को मारते हैं, और चोर अगर मुसलमान निकल गया तो लिंचिंग हो गई जी। ये घटनाएं देखने को मिली। एक मुसलमान गुंडा मवाली, एक मुसलमान माफिया, ये मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, ये मारे गया तो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो क्या मुसलमानों की छवि ये गुंडा, बदमाश, माफिया, चिरकुट, चोर जैसे हो गए हैं? ये यही कहना चाहते हो कि कोई भी मुसलमान हो और अपराधी भी हो तो उसको माफ कर दो, सजा नहीं होनी चाहिए? तो ये हिंदुस्तान की राजनीति अभी जिस मोड़ पे जा रही है, जदयू के नेता हैं जो विद्रोही तेवर दिखा रहे हैं बिहार के अंदर, ये नीतीश कुमार के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनको पता है, इंटरनली पता है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद तो उन्हीं के नेता ने कहा था कि मुसलमान और यादवों का काम नहीं करेंगे, हमें वोट नहीं देता। कई उनके नेता कहते हैं कि यादव और मुस्लिम का काम हम अपने पर्सनल लेवल पर नहीं करेंगे, जहां वो राजद को वोट दे रहे हैं। तो मुसलमानों की बात जहां तक है, सारे जदयू के नेता जानते हैं। ये ललन सिंह ने जिस अंदाज में बात की लोकसभा के अंदर वक्त पर, उसका मतलब है कि उन्होंने एक संकेत दे दिया बिहार चुनाव के लिए कि देखो, बिहार में हमें तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, बीजेपी को नहीं है, हमें भी नहीं है। हम लोग मिलजुल कर सरकार भी बना लेंगे, समर्थन भी ले लेंगे, विधानसभा या फिर लोकसभा के चुनाव में तुम्हें दिखा देंगे तुम्हारी औकात। 3 सांसद बनकर तुम बैठे रहो, जैसे 2014 में
जैसे 2019 में हुआ था, 2024 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इन्हीं लोगों के चक्कर में। तो जैसे 2014 में हुआ था वैसे आज होगा। नीतीश कुमार ये राजद के साथ क्यों गए थे? इसीलिए इनको लगा मोदी को तो छोड़ दिए, 2014 में साफ हो गए हम लोग, तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी तो अकेले सरकार बना लेगी, तो इसलिए राजद के साथ गठबंधन करो। जब पता चला राजद के साथ गठबंधन का मतलब है कि दबोच लेगा, ये ऐसी खराब करेगी छवि कि लालू प्रसाद यादव जैसे इतने सालों तक राजनीतिक वनवास में रहे जंगल राज के टैग के कारण, अभी भी हैं। ये नीतीश कुमार के रहमो करम से तेजस्वी यादव मंत्री भी बन गया, डिप्टी सीएम भी बन गया। उसी तरह एक बार गए तो फिर खराब हुई छवि तो नीतीश कुमार की वापसी संभव नहीं। बंगाल में जो सीएम ममता हैं, उनका जो बयान सामने आया है कि हम इसे रद्द करा देंगे, उस बयान को किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए? क्या इससे बंगाल चुनाव पर कितना असर? देखिए, अभी जो चुनाव आने वाले हैं और अभी जो वक्फ पर एक्शन होने वाला है, ये पूरी स्थितियों को बदल देगा। अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया है, ये कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। अब कानून जो बिल पास हुआ है तो वो कानून बनेगा जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी। उसके बाद इसके प्रावधानों के अनुसार वक्फ बोर्ड पर एक्शन शुरू होगा। इन लोगों को पता है कि आगे आने वाले समय में अलग अलग स्टेट में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका सर्वे भी कराया जाएगा, उसके दस्तावेज भी मांगे जाएंगे। ये जो पर्ची नहीं दिखाएंगे वाला गैंग है, आज दिखाना पड़ेगा, इनको भी दस्तावेज की कॉपी लेके जानी पड़ेगी। ये जो पहले बोल रहा था सीए के समय में कि हम नहीं दिखाएंगे कागज और हम एनआरसी का विरोध करेंगे, एनआरसी तो अभी आया ही नहीं, लेकिन सीए पर भी ममता बनर्जी यही बोल रही थी कि नहीं नहीं हम सीए लागू नहीं होने देंगे, मेरी लाश पर से सीए, जैसे कि सबसे बड़े ऐसे हिंदुस्तान के नेता यही हैं भाई, जिसमें प्रावधान, जिसके कानूनन तरीके से तुम्हारी कोई अथॉरिटी ही नहीं है, उस पर बोल के क्या करोगे? रिजोल्यूशन पारित करोगे? तुम्हारी अथॉरिटी ही नहीं है उसमें, तो अपने स्टेट में करोगे क्या? संसद से कानून पास होगा, उसी के आधार पर वक्फ बोर्ड का संचालन होगा। तुम्हारी औकात नहीं है। सरकार आएगी तो ये तो सपना देखने वाली बात है। सरकार आएगी तो ये तो सबको पता है, तो अब ये तो हिंदुओं के लिए है चैलेंज, ममता बनर्जी का, कांग्रेस का, उन मुस्लिम नेताओं का, जो बता रहे हैं सरकार आएगी तो हम फिर से वही लागू करेंगे। तो ये मुसलमानों को जो कहना है वो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, ये जरूरी है। ये इन लोगों ने क्यों कहा? मुसलमानों को डर दिखाते हैं, अब ये लोग हिंदुओं को डर दिखाने लगे हैं। तो हिंदू ध्रुवीकरण की जो बात चल रही है, अभी 40-50% के करीब ध्रुवीकृत हुआ है, उन लोगों को भी लगता है, कुछ लोगों को लगने लगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई तो क्या होगा? क्या होगा? ये विकास में बहुत ज्यादा बाधा नहीं होंगे, विकास अपनी गति से थोड़ी बहुत मंथर गति हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, लेकिन चलती रहेगी। सड़कें बनते रहेंगे, रेलवे का विकास होता रहेगा, थोड़े कमजोर हो सकता है, लेकिन विचार का विकास तो अचानक से रुक जाएगा, उसकी धारा मुड़ जाएगी। विचार का जो विकास अभी चल रहा है वो वैचारिक दृष्टि से ये पूरी तरह से यू टर्न हो जाएगा। कांग्रेस अपने विचार थोपना शुरू करेगी, राहुल गांधी वही मुद्दे उठाएंगे, ये सारे के सारे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होगी। सोनिया गांधी कह रही है बेशरम हमला है संविधान के ऊपर, और उनको याद नहीं है कि बेशरम हमला राजीव गांधी का सुप्रीम कोर्ट के साहबानो मामले में फैसला पलटना था या आज संशोधन करना है। अगर संशोधन करना बेशर्म हमला है तो तुमने क्यों 2013 में संशोधन किया वक्फ एक्ट में? तुमने क्यों संशोधन किया 1995 में वक्फ एक्ट लाके? 1954 में तो पहले से ही वक्फ एक्ट था, तुमने क्यों संशोधन किया? अगर संशोधन करना ही संविधान पर हमला है तो 105 संशोधन कांग्रेस ने क्यों किया? तो इसलिए इन लोगों की राजनीति जिस दिशा में चल रही है वो सर्वनाश की दिशा है। अभी कुछ मुस्लिम नेता और धीरे धीरे कुछ मुस्लिम सांसद जो कि जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो मुसलमान के वोट से ही जीतेंगे, 10-20% हिंदू वोट चाहिए, जो अपने पार्टी के कैडर हैं वो देंगे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जो अमित शाह ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाओगे तो वहां सवाल का जवाब देना पड़ेगा, संसद में जितना उछल कूद मचा लो, तो इसलिए जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा।
मुस्लिम नेता सामने आ रहे हैं, कुछ सांसद भी सामने आ रहे हैं। चैलेंज हिंदू सांसदों के लिए है कि जब ये लॉबिंग सेटिंग करेंगे, ये एकजुट होंगे तो दूसरे एकजुट होंगे कि नहीं। और फिर सड़क पर जो हंगामा हो रहा है उसमें हिंदुओं के लिए चैलेंज है कि ममता बनर्जी जैसे नेता कहती हैं वापस आ जाएगी हमारी सरकार तो ये कर देंगे, तो वापस आने न दो, चाहे ममता बनर्जी या फिर अखिलेश यादव या फिर लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस इनको आने ही नहीं देगा, तो फिर ये चेंज कैसे करेंगी। ये एक तरह से इनकी बौखलाहट में, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश छाया हुआ है तो बुद्धि विपरीत हो रही है। वो उसी तरफ जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में चुनाव पर चुनाव होते रहेंगे स्टेट के पहले, और 2029 में मोदी के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। ये नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जैसे पहले से कह रहा है रिटायर हो जाएंगे, ये एक तरीका डेवलप कर रहे हैं कि देखो जब लोकसभा चुनाव में कुछ कंफ्यूजन हो गए थे, हरियाणा में जीत गए, महाराष्ट्र में जीत गए, बिहार में जीतेंगे, बंगाल में बेहतर स्थिति हो सकता है इस बार सरकार बन जाए, केरल में और बेहतर स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी ही होगी जैसा कि राजीव चंद्रशेखर कर रहे हैं, तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन से बेहतर स्थिति होगी। तो जब बेहतर स्थिति हो रही है तो मोदी को रिपीट ही करना चाहिए, अभी चेंज करने की क्या जरूरत है। तो ये 2029 के लिए बैटिंग हो रही है। 2034 में देखा जाएगा कि बीजेपी के कौन नेता को आगे बढ़ाया जाएगा, इसलिए नए नए रिकॉर्ड बनेंगे। और जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं उस राजनीति में विपक्ष की संख्या घटेगी, पार्टियों की संख्या घटेगी, और कुछ पार्टी जो कि समझ पाए वो नीतीश कुमार बनेंगे, पलटी मारकर इधर आएंगे, चिराग पासवान बनेंगे, जयंत चौधरी बनेंगे। ऐसे ही एनडीए का कुनबा बढ़ेगा, विपक्ष का घटेगा, सदन में सदस्य भी घटेगा और फिर समर्थन भी घटेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल में वक्फ संपत्तियों की जांच और निगरानी के प्रावधान है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने इसका स्वागत किया, लेकिन कई लोगों को डर है कि इससे वक्फ संपत्तियों पर सरकार का कंट्रोल बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि ये बिल पारदर्शिता लाएगा और गरीब मुसलमानों को इससे फायदा होगा। अब बिल कानून की शक्ल लेगा, जिससे कुछ मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में आई हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी छुड़ाया जाएगा, जिस पर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। इसलिए सभी मौलाना और विपक्षी नेता इस वक्त काफी डरे हुए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।